हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हमने सेशन लेके प्रेजेंट है अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 का क्या दिया गया। अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 का दिया गया और यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन 2022 का दिया गया, जो कि पूरे बुक का निचोड़ आप लोगों को करवाएंगे। एकदम 55 क्वेश्चन आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना है, क्योंकि 2022 का जो है सब्जेक्टिव जो है वायरल क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट को एकदम 2022 के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से रट लो, सभी स्टूडेंट आएगा ही आएगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जमकर करना। क्या करना? लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जमकर सभी स्टूडेंट को पहले कर देना। तो आज का सेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या पूछा जा रहा है, आय एवं व्यय खाता क्या है, आय और व्यय खाता क्या है, व्हाट इज इनकम एंड यानी व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या होता है। यानी उत्तर दिया गया है, एकदम आसान तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, जो कि एकदम सरल भाषा में दिया गया। क्या है आय व्यय खाता? जो क्या है, आय और व्यय खाता को लाभ हानि खाते के समान कहा जा सकता है, नो और समान कहा जा सकता है, नो और जो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। यानी क्या है यहाँ पर, ये सकता है होगा, ये नहीं होगा, नो यानी सकता है जो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है, यह लाभ हानि खाते के सिद्धांत पर बनाया जाता है और इसके परिणाम अधिक या कमी होता है। क्या आय व्यय खाता क्या है, आय और व्यय खाता को लाभ हानि खाते के समान कहा जाता है, जो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है, यह लाभ हानि खाते के सिद्धांत पर बनाया जाता है और इसके परिणाम अधिक या कमी होता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आय व्यय खाता की प्रकृति बताइए। क्या है? आय व्यय खाता की प्रकृति बताइए। स्टेट द नेचर बेसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स क्या होगा। यह अवास्तविक खाता है। क्या उत्तर जो दिया गया है, यह एक यानी यह अवास्तविक खाता है और इसे उपार्जन संकलन यानी संकल्पना के आधार पर तैयार जाता है, यानी तैयारी की जाता है। यह अवास्तविक खाता है। क्या? यह एक जो है अवास्तविक खाता है और इसे उपार्जन संकल्पना के लिए आधार पर तैयार किया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोष आधारित लेखांकन क्या है। क्या है? कोष आधारित लेखांकन क्या है, व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कोष आधारित लेखांकन वह पद्धति है जिसके अंतर्गत विशेष उद्देश्यों के लिए प्राप्त राशि से अलग अलग खाते खोले जाते हैं और उन्हें उनसे संबंधित लेन देनों का लेखा नहीं यानी लेखा उन्हीं खातों में किया जाता है, जैसे पुरस्कार कोष, टूर्नामेंट फंड इत्यादि। क्या है कोष आधारित लेखांकन क्या है, व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कोष आधारित लेखांकन वह पद्धति है जिसके अंतर्गत विशेष उद्देश्यों के लिए प्राप्त राशि से अलग अलग खाते खोले जाते हैं और उनसे संबंधित लेन देन का लेखा नहीं किया जा सकता, किया जाता है नहीं यानी लेखा उन्हीं खातों में किया जाता है, जैसे पुरस्कार कोष, टूर्नामेंट इत्यादि। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आय व्यय खाता की 4 विशेषताएं को बताएं। स्टेट प्रॉफिट एंड फॉर चैरिटीज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, यानी आय व्यय खाते की 4 विशेषताओं को बताएं। तो यहाँ पर दिया गया 4 विशेषता। तो 1 में जो दिया गया, यह एक नामात्र खाता है। क्या है? यह एक जो नामात्र खाता है, आप लोगों को याद होगा, यानी अवास्तविक क्या है, यहाँ पर आय व्यय खाता क्या है, यह एक नामात्र खाता है, यह एक जो है नॉमिनिकल अकाउंट है। और सेकंड नंबर पर जो दिया गया, इस खाते के केवल आयगत मदों को लिखा जाता है, पूंजीगत मदों को नहीं। क्या? इस खाते की केवल आयगत मदों को लिखा जाता है, पूंजीगत मदों की नहीं। और थर्ड नंबर पर जो दिया गया, इनमें केवल चालू वर्ष के ही आय एवं व्यय लिखे जाते हैं, गत वर्ष या आगामी वर्षों से संबंधित आय व्यय को इनमें से नहीं लिखा जाता। और 4 नंबर पर जो दिया गया, इस खाते का शेष अधिक या कमी को प्रकट करता है। क्या? इस यानी इस खाते का शेष जो है अधिक या कमी को प्रकट करता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को बताए थे यानी ऑफिशियल मॉडल पेपर में दान क्या है, व्हाट इज डोनेशन। क्या है? व्हाट इज डोनेशन। और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है व्हाट इज डोनेशन जो है, दान क्या? दान वह राशि है जो किसी संस्था को बाहरी व्यक्तियों से समान या विशेष कार्यों के लिए
मिलती है और इसका कोई प्रतिफल नहीं होता है। क्या दान जो है वह राशि है जो किसी संस्था को बाहरी व्यक्तियों से समान या विशेष कार्य के लिए मिलती है और इसका कोई प्रतिफल नहीं होता। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की दो मुख्य स्रोत क्या है? क्या गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की दो मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? उत्तर जो दिया गया है समान से यानी सदस्यों से प्राप्त चंदा और भी प्रवेश शुल्क, और यानी दो ही मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर दिया गया है सदस्यों प्राप्त चंदा और सेकेंड नंबर पर जो है प्रवेश शुल्क। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है? व्हाट इज लाइफ मेंबरशिप फी? आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछा गया था ऑफिशियल में, आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है? व्हाट इज लाइफ मेंबरशिप फी? उत्तर जो दिया गया आजीवन सदस्यता शुल्क से आशय उस सदस्यता शुल्क से है जो किसी सदस्य द्वारा एक मुश्त अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार राशि के रूप में दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? बैलेंस शीट कहते हैं या आजीवन सदस्यता शुल्क कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है चंदा क्या है? चंदा जो है क्या है? व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? क्या है चंदा? क्या है? व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? चंदा से आशय वह यानी उस सदस्यता शुल्क से है जो सदस्यों से वार्षिक आधार पर प्राप्त होती है। क्या है? चंदा जो है, चंदा से आशय उस सदस्यता शुल्क से है जो सदस्यों से वार्षिक आधार पर प्राप्त होती है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है प्राप्ति एवं भुगतान खाता का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट? क्या होगा? प्राप्ति एवं भुगतान खाता का उद्देश्य लेखांकन वर्ष के रोकड़ प्राप्तियों एवं भुगतानों का सारांश प्रस्तुत करना है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स? क्या होगा? प्राप्ति एवं भुगतान खाता का उद्देश्य लेखांकन वर्ष के लिए रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतानों का सारांश प्रस्तुत करना है। राइट आंसर एकदम करेक्ट आंसर दिया गया। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10। और सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जमकर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? क्या है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? तो सभी स्टूडेंट को एकदम वीडियो के अंत तक वॉच करना और एक एक क्वेश्चन 2022 के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 30 पूछा जाता है और उसमें से आप लोगों को 15 बनाने के लिए पूछा जाता है। तो आप लोगों को एकदम 15 बनाकर ही आना है, आप लोगों को ऐसा तैयारी करवा देंगे। यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? उत्तर जो दिया गया है प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ तथा बैंक लेन देनों के विभिन्न मदों का सारांश है। यह वास्तविक खाता है। क्या यह एक वास्तविक खाता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या? यह एक वास्तविक खाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ तथा बैंक लेन देनों के विभिन्न मदों को यानी विभिन्न मदों का सारांश है। यह वास्तविक खाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करने का क्या आधार है? प्राप्ति एवं जो भुगतान जो है खाता तैयार करने का क्या आधार है? व्हाट इज द बेसिक ऑफ प्रिपेयरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स? क्या होगा? उत्तर जो दिया गया है रोकड़ आधार पर तैयार किया जाता है। किस पे आधार किया यानी आधार पर तैयार किया जाता है? रोकड़ आधार पर तैयार किया जाता है। और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आय एवं व्यय खाता तैयार करने का क्या आधार है? तो उपार्जन आधार। क्या है? आय एवं व्यय खाता तैयार करने का क्या आधार जो है? उपार्जन आधार है। यहाँ पर इसका भी इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वसीयत क्या है? वसीयत जो है क्या है? व्हाट इज लेजिक्स? क्या है? वसीयत क्या है? वसीयत वह राशि है जो अलाभकारी संस्था किसी व्यक्ति के मरणोपरांत बिल के कारण प्राप्त करती है। क्या है? मरणोपरांत बिल के कारण प्राप्त करती है। वसीयत जो है वह राशि है जो अलाभकारी संस्था किसी व्यक्ति के मरणोपरांत बिल के कारण प्राप्त करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है मानद यानी मानद भुगतान क्या है? मानद जो है मानद भुगतान क्या है? व्हाट इज और नियम? क्या है? मानद भुगतान क्या है? मानद भुगतान वह भुगतान है जो संस्था द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो इसका कर्मचारी नहीं है, जैसे सचिव या किसी कलाकार को मानद भुगतान
क्या है? मानद भुगतान वह भुगतान है जो संस्था द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिया जाता जो इसका कर्मचारी नहीं है, जैसे सचिव या किसी कलाकार को मानद भुगतान दिया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 जो है, संपत्ति निधि या आधार कोष क्या है? संपत्ति निधि आधार कोष क्या है? उत्तर जो दिया गया, जब कोई बड़ी राशि किसी अलाभकारी संस्था को बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए दी जाती है तब इसे संपत्ति निधि या आधार कोष कहा जाता है। संपत्ति निधि या उधार कोष क्या है? यानी व्हाट इज द एंडोमेंट फंड, यानी कोई बड़ी राशि किसी अलाभकारी संस्था को बड़ी संपत्ति को खरीदने के लिए दी जाती है तब इसे संपत्ति निधि या आधार कोष कहा जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर जो दिया गया है 15 यानी 2 दिया गया। चलिए आप लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर 15 फिर से है, साझेदारी की परिभाषा दी। क्या है? साझेदारी की परिभाषा, डिफाइंड पार्टनरशिप क्या है? साझेदारी की परिभाषा आप लोगों को पूछा ही जाएगा, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए फटाफट से। क्या है? साझेदारी की परिभाषा जो है यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारिश्रमिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए। क्या है? बांटने के लिए सहमत हुए जो उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। साझेदारी की परिभाषा एकदम सरल तरीके से दिया गया है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय को लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए जो उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी के द्वारा संचालित किया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक फर्म में साझेदारों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ हिज पार्टनर इज इन फर्म, यानी सभी प्रकार की फर्मों के लिए साझेदार की न्यूनतम संख्या 2 और जहां तक अधिकतम संख्या का प्रश्न है समान व्यवसाय में, यानी क्या समान व्यवसाय में जो है 50 तक हो सकती है। और एकदम ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फर्म से क्या आशय है? फर्म से क्या आशय है? व्हाट इज मींट बाय फर्म, साझेदारों की सामूहिक रूप को फर्म कहा जाता है। फर्म से क्या आशय है? साझेदार के सामूहिक रूप को फर्म कहा जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, साझेदारी की 4 विशेषताएं बताएं। क्या? साझेदारी की जो है 4 विशेषताएं बताएं। स्टेट द 4 चार्टिस्ट ऑफ पार्टनरशिप, और यहाँ पर दिया गया एकदम अच्छी तरीके से। फर्स्ट नंबर पर जो दिया गया है 2 या 2 से अधिक सदस्य, और सेकंड नंबर पर जो दिया गया साझेदारों के बीच ठहराव, और थर्ड नंबर पर जो है स्वामी तथा एजेंट का संबंध तथा और डी नंबर पर जो दिया गया वैध कारोबार के द्वारा लाभ कमाना। साझेदारी की 4 विशेषताएं एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। और बढ़ती नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 19। एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, साझेदारों की यानी अस्थायी पूंजी से क्या आशय है? साझेदारों की अस्थायी पूंजी से क्या आशय है? व्हाट इज मींट बाय फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, यानी साझेदार की पूंजी तब स्थिर कही जाती है जब वह तक अपरिवर्तित रहती है जब तक कि साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाने अथवा विद्यमान पूंजी की एक भाग को निकालने का ठहरा ना करे। ठहरा क्या है? ना करे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब पूंजी स्थिर हो कौन से खाते खोले जाते हैं? क्या है? जब पूंजी जो है स्थिर रहती है तो कौन से खाते खोले जाते हैं? When the capital are fixed, what accounts are maintained? क्या होगा? उत्तर जो दिया गया है पूंजी खाते और चालू खाते खोले जाते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या आशय है? लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या आशय है? व्हाट इज मींट बाय चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? उत्तर जो दिया गया लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से आशय एक साझेदार द्वारा अन्य साझेदार या साझेदारों से लाभ का हिस्सा क्रय करने से है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है और बहुत ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लाभ यानी लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करने का सूत्र दीजिए। आप लोग सूत्र तो याद करते होंगे, गिव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो। क्या गेनिंग रेशियो पूछा जा रहा है तो आप लोग जल्दी से बताना है कमेंट्स बॉक्स में गेनिंग रेशियो क्या होता है। लाभ प्राप्ति अनुपात इक्वल टू क्या होता है?
न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार से क्या आशय है? क्या है? लाभ प्राप्त करने यानी वाले साझेदार से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय गेनिंग पार्टनर्स? यानी लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की फलस्वरूप जिन साझेदारों के लाभ के हिस्से में वृद्धि हो जाती है उन्हें लाभ प्राप्त करने का साझेदार कहा जाता है। क्या लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की फलस्वरूप जिन साझेदारों के लाभ के हिस्से में किसमें यानी लाभ की हिस्से में वृद्धि हो जाती है उन्हें लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऐसी दो दशाएं बताएं जिनमें लाभ प्राप्ति अनुपात लागू किया जा सकता है। क्या होगा राइट आंसर? 24 का जो राइट आंसर दिया गया, क्या दिया? फर्स्ट नंबर पर विद्यमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, और सेकंड नंबर पर दिया गया किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। ऐसी दो दशाएं बताएं, तो यहाँ पर दिया गया दो दशाएं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? यानी आप लोगों को ये भी क्वेश्चन ऑफिशियल में पूछा गया था, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? तो यहाँ पर जाने के उत्तर जो दिया गया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पूछे ही जाएंगे। क्या यह संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण लाभ हानि को प्रदर्शित करने वाला एक अवास्तविक खाता है? क्या है? यह जो है एक अवास्तविक खाता है। और 25 क्वेश्चन हो गया, और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो संचित हानियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है? क्या होगा उत्तर जो दिया गया यहाँ पर दिया गया, संचित हानियों को सभी साझेदार में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डिवाइड किया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक साझेदार के प्रवेश से क्या आशय है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर? उत्तर जो दिया गया, किसी चालू फर्म से यानी किसी चालू फर्म में किसी कारण से एक नए व्यक्ति को स्वामी के रूप में विद्यमान साझेदारों की सहमति से फर्म में प्रवेश दिया जाता है तो उसे साझेदार के प्रवेश कहते हैं। इससे फर्म का पुनर्गठन होता है। क्या एक साझेदार के प्रवेश से क्या आशय है? यानी किसी चालू फर्म के किसी कारण से एक नए व्यक्ति को स्वामी के रूप में विद्यमान साझेदारों की सहमति से फर्म में प्रवेश दिया जाता है तो उसे साझेदार का प्रवेश कहते हैं। इससे फर्म का पुनर्गठन होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक नया साझेदार किस प्रकार बनाया जा सकता है? यानी एक नया साझेदार जो है किस प्रकार नया बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर जो दिया गया है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 31 की धारा कितना है 1931 होगा या 31 की धारा, किसी व्यक्ति को नया साझेदार विद्यमान साझेदार की सहमति से ही बनाया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, एक नए साझेदार को प्राप्त दो मुख्य अधिकार बताएं। क्या एक नए साझेदार को प्राप्त दो मुख्य अधिकार बताएं? यानी स्टेट एनी टू मेन राइट्स एक्वायर्ड बाय द न्यू पार्टनर्स। फर्म दिया गया यहाँ पर दो ठो दिया गया, फर्म की भावी लाभों में भाग लेने का अधिकार है। फर्म की भावी लाभों में भाग लेने का अधिकार है। और सेकंड नंबर पर जो दिया गया है, फर्म की संपत्तियों में भाग लेने का अधिकार है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? ये क्वेश्चन हो चुका है। यानी यहाँ पर भी जो दिया गया है, यानी ये दूसरी टाइप से आंसर दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये याद कीजिए या वो याद कीजिए, दोनों एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या किसी साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। आप लोगों को दोनों देखकर जो आपको पसंद पड़ता है, याद करने में आसान होता है, वो याद कर लीजिए। और 2 नंबर में 2 नंबर आप लोग जरूर ठोकिए। क्या है? पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? किसी साझेदार के प्रवेश या अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय
संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है किसी साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता, यहाँ पर खाना है तो इसको खाता बना देना। खाता बनाने की दो यानी क्या, किसी साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के दो उद्देश्य को बताएं। तो उत्तर जो दिया गया है संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन का लेखांकन करना। और सेकंड नंबर पर जो दिया गया है पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को पुराने साझेदार में बांटना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करना है। एक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने में किसी को कंजूसी नहीं करना है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्या त्याग अनुपात क्या है, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या है त्याग अनुपात क्या है, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वह अनुपात जिसमें फर्म के विद्वान साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, त्याग का अनुपात कहलाता है। क्या है वह अनुपात जिसमें फर्म के विद्वान साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, त्याग का अनुपात कहलाता है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है आप लोगों को जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और जो कि यहाँ पर दिया गया त्याग अनुपात इज इक्वल टू पुराना अनुपात माइनस न्यू रेशियो यानी नया अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात होता है यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है नया लाभ विभाजन अनुपात क्या है, नया लाभ विभाजन अनुपात क्या, व्हाट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस अनुपात में नए और पुराने सभी साझेदार के भावी लाभ में हानि को विभाजित करने का समझौता करते हैं उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है संचित हानि से आप क्या समझते हैं, क्या है संचित हानि से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय यानी अकाउंटेंस लॉस, क्या होगा क्या समझते हैं क्या होगा। उत्तर जो दिया गया गत वर्षों हुए हानियों जिसे साझेदार की पूंजी खाते में डेबिट ना किया गया हो संचित लाभ यानी संचित हानि कहलाती है। स्थित विवरण की संपत्ति पक्ष में प्रदर्शित लाभ हानि खाते का डेबिट पक्ष शेष इसका उदाहरण है और आप लोगों को याद कर लेना। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है संचित लाभ किसे कहते हैं, व्हाट आर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, क्या होगा संचित लाभ किसे कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर दिया गया संचित लाभ से आशय उन लाभों से है जो गत वर्ष में संचित हो गए हो किंतु साझेदार में विपरीत ना किए गए, इसका निर्माण समान संचय तथा लाभ हानि खाते के क्रेडिट से होता है। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है समान संचय क्या है यानी व्हाट इज जनरल रिजर्व। समान संचय एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है जब संस्था में बिना किसी उद्देश्य संचय का निर्माण किया जाता है ताकि साधन से संस्था की आर्थिक स्थिति रहे और किसी भी संभावित हानियों से शक्ति पूर्ति हो सके तो उसे समान संचय कहते हैं। और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है साझेदार के अवकाश ग्रहण, साझेदार की अवकाश ग्रहण यहाँ पर क्या होगा ग्रहण करने की दशा में नई लाभ विभाजन अनुपात से क्या आशय है, व्हाट इज मींट बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो उत्तर जो दिया गया है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण के बाद शेष साझेदार जिस अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है साझेदार की अवकाश ग्रहण करने के समय लाभ प्राप्ति अनुपात से क्या आशय है, क्या है साझेदार की अवकाश ग्रहण करने के समय लाभ प्राप्ति अनुपात से क्या आशय है, व्हाट इज मींट बाय गेनिंग रेशियो ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। लाभ प्राप्ति अनुपात से आशय उस अनुपात से है जिसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ का हिस्सा से साझेदार द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 जो है लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना क्यों की जाती है और जो कि
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए, और सभी स्टूडेंट को एकदम एक ही क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ना है। क्या करना है? 3 बार पढ़ना है, तभी आप लोगों को याद होगा। अगर एक बार में आप लोगों को नहीं याद होता है, एक बार शाम की देख लीजिए और एक बार सुबह में 4 बजे या 5 बजे जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को एकदम सुबह में जो देखिएगा और पढ़ते चलिएगा तो एकदम आप लोगों को याद ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना क्यों की जाती है? तो ये क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इज गेनिंग रेशियो कैलकुलेटेड? लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृतक साझेदार को देय ख्याति की राशि से निर्धारित करने के लिए की जाती है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर यानी अवकाश ग्रहण पर संचित लाभों एवं हानियों का क्या किया जाता है? व्हाट यानी ट्रीटमेंट इज मेड ऑन अकाउंटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स? तो राइट आंसर 40 का जो दिया गया है, संचित लाभों को पुराने साझेदार के पूंजी खाते में पुराने लाभालाभ अनुपात में क्रेडिट और संचित हानियों को उनके पूंजी खाते में पुराने लाभालाभ अनुपात में डेबिट किया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्या साझेदार के अवकाश ग्रहण करने से आशय फर्म के पुनर्गठन से है? हाँ, तो उत्तर जो दिया गया, हाँ, साझेदार का अवकाश ग्रहण फर्म से यानी फर्म के पुनर्गठन की विधियां में से एक विधि है। इसमें वर्तमान साझेदारी संलेख समाप्त हो जाता है और शेष साझेदार के मध्य एक नया संलेख प्रारंभ हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना का सूत्र क्या है? आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो? यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, संपत्ति मूल्य क्या है? व्हाट इज सरेंडर वैल्यू? यानी संपत्ति मूल्य वह मूल्य है जो पॉलिसी की दी तिथि से पूर्व बीमा से प्राप्त होता है। क्या है? बीमा से प्राप्त होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, संयुक्त बीमा पॉलिसी क्या है? व्हाट इज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी? उत्तर जो दिया गया है, संयुक्त बीमा पॉलिसी एक ऐसी बीमा पॉलिसी है जो साझेदार के जीवन पर संयुक्त रूप से ली जाती है। इस पॉलिसी का प्रीमियम फर्म द्वारा लिया यानी दिया जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, साझेदार के अवकाश ग्रहण और साझेदार की मृत्यु में अंतर बताइए। अंतर जो दिया गया यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर जो दिया गया है, साझेदार का अवकाश ग्रहण एक योजना का परिणाम है और यह साधारणतः स्थित विवरण की तिथि से प्रभावी होता है, जबकि साझेदार की मृत्यु अचानक किसी भी समय हो सकती है। और सेकंड नंबर पर जो दिया गया, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार प्राय राशि स्वयं प्राप्त करता है, जबकि मृत साझेदार की राशि उसके उत्तरधारी को द्वारा प्राप्त की जाती है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, साझेदार के उत्तरदायित्व की यानी उत्तरधारी खाता कब खोला जाता है? व्हाट इज पार्टनर्स एक्सक्यूटर्स अकाउंट प्रिपेयर? क्या होगा? जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। क्या है? साझेदार की उत्तरधारी का खाता कब खोला जाता है? जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 47 है, यानी साझेदार के उत्तरधारी का खाता कब खोला जाता है? यानी व्हाट इज पार्टनर्स एक्सक्यूटर्स अकाउंट प्रिपेयर्ड? जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तब खोला जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 48 है, यदि मृत साझेदार को देय राशि का तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है तो क्या परिणाम होगा? क्या है? क्वेश्चन 48 जो है, यदि मृतक साझेदार को देय राशि का तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है तो क्या परिणाम होगा? व्हाट इज will happen if decreased partners due are not certain intermediately? क्या होगा? उत्तर यानी देय राशि 6% वार्षिक ब्याज देय होगा और अथवा देय राशि के अनुपात 1 में फर्म द्वारा अर्जित भावी लाभों में हिस्सा दिया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 49। उस खाता का नाम बताइए जो मृत साझेदार की मृत्यु की तिथि की तक के लाभ को समायोजित करने के लिए साधारणता बनाया जाता है। और यहाँ पर दिया गया है, जो दिया गया लाभ हानि संचय खाता। क्वेश्चन कितना है, यानी आंसर भी लिखेंगे तो क्वेश्चन यानी 3 बार लिखेंगे आंसर को,
तब पूरेगा, उतना बड़ा क्वेश्चन है। और आंसर तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंसेस अकाउंट दिया गया है। क्या है राइट आंसर जो होगा, साधारणतः बनाया जाता है लाभ हानि खाता, यानी लाभ हानि उच्यंत खाता में बनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, आप लोगों को आज जो है फाइनली आप लोगों को 55 क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्रोवाइड करेंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 50 है, मृत साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट किए जाने वाले मद्दों को बताइए। क्या है, मृत साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट किए जाने वाले मद्दों को बताइए। मेंशन ऑफ आइटम व्हिच आर डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, क्या होगा, उसका आहरण और उस पर ब्याज। और सेकेंड नंबर पर जो दिया गया अवतरित हानि का हिस्सा, और थर्ड नंबर पर जो है ख्याति के लिए मूल्य में कमी का हिस्सा, और फोर्थ नंबर पर जो दिया गया संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से हानि में हिस्सा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 51 है, अंशों के अनुपातिक आवंटन से क्या आशय है। क्या है, अंशों के अनुपातिक आवंटन से क्या आशय है। तो उत्तर जो दिया गया, जब अंशों का अभिदान होता है तब सभी आवेदकों को उनके द्वारा आवेदन किए गए अंशों के अनुपात में अंशों आवंटित किए जाते हैं। इसे 80 का अनुपातिक आवंटन खाता कहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्या स्क्रो खाता क्या है। आप लोग नाम भी नहीं जाने होंगे, स्क्रो खाता क्या है, यानी व्हाट इज स्क्रो अकाउंट्स। यानी स्क्रो खाता से आशय एक ऐसे खाते से है जो किसी तीसरे पक्ष प्राय बैंक के पास एक विशेष खाते के रूप में रखा जाता है। इस बात को ब्रांड या रुपये तब तक जमा नहीं रखे जाते हैं जब तक कोई निश्चित कार्य पूरा ना हो जाए। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन 52, पूर्वाधिकारी अंश क्या है। क्या है, पूर्वाधिकारी अंश क्या है, यानी क्या है, पूर्वाधिकारी अंश जो है, पूर्वाधिकारी अंशों से आशय उन अंशों से है जिन पर पूर्व निर्धारित दर पर लाभांश पाने एवं कंपनी की समापन की दशा में 10वीं पूंजी वास कर होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 53, सूचीबद्ध यानी क्या, सूचीबद्ध कंपनी से क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय, यानी लिस्टेड कंपनी। सूचीबद्ध कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो जिसकी कोई प्रतीक भारत में मान्यता प्राप्त स्कंद विपणियों में सूचीबद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 54, क्वेश्चन 54 है, अधिकार अंश क्या है। व्हाट इज राइट शेयर। जब कंपनी अपने विद्यमान क्षमता अंशधारियों को उनके द्वारा सारित अंशों के अनुपात में अंशों क्रय करने के लिए आमंत्रित करता है तो यानी तो क्या होगा, अंशों अधिकार अंश कहा जाता है। और 54 ही क्वेश्चन था। और आप लोगों को पहले ही बता चुके 15 जो क्वेश्चन था 15 क्वेश्चन नंबर 15 वो 2 बार दे चुका है, यानी 15 एक जगह और था और 15 एक जगह, यानी दोनों का जो नंबर है दोनों का सेम है। तो इसके लिए 55 क्वेश्चन हो गया। एक ही क्वेश्चन का यानी 2 क्वेश्चन है तो उसका दोनों का जो है काउंटिंग जो है दोनों का सेम हो गया। तो 50 क्वेश्चन यानी 55 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट को एकदम ध्यानपूर्वक से फिर से देख लेना है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने में किसी को भी कंजूसी नहीं करना। और जिसको पीडीएफ लेना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। इसके लिए कुछ प्राइस रखा गया, आप लोग उसको पेड करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आगे और आप लोगों को यानी व्यवसाय का अध्ययन और उद्यमिता का और इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का तीनों का सब्जेक्टिव ला सकें। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही और रहने देते हैं। और आप लोगों को क्या करना, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जमकर कर देना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस। एजुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हम नए से लेके प्रेजेंट है अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। आज आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एकदम क्या तैयारी करवा देंगे, बेहतरीन तैयारी करवा देंगे। और 2022 का देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, जो कि 2022 के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर फटाफट से सभी स्टूडेंट को कर देना।
आज का सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आय एवं व्यय खाता है। क्या है? आय एवं व्यय खाता है क्या है? तो क्या होगा? उत्तर यहाँ पर दिया गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक से देख सकते हैं, एकदम सरल भाषा में दिया गया है और एकदम आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो दिया गया है, गैर व्यापारिक संस्थाएं एवं व्यावसायिक व्यक्ति अपनी आय की स्थिति ज्ञात करने के लिए यानी ज्ञात करने के उद्देश्य से आय एवं व्यय तैयार करते हैं। चूंकि इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ अर्जन नहीं होता, अतः ये लाभ हानि खाता तैयार करते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाएं एवं व्यावसायिक व्यक्ति तैयार क्या है? व्यावसायिक व्यक्ति तथा समान व्यक्ति वर्ष के अंत में यह ज्ञात करने के लिए संबंधित अवधि के उसके आय एवं व्यय में किसका और कितना अधिक क्या रहा, आय एवं व्यय खाता तैयार करते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में क्या, वित्तीय वर्ष के अंत में जब व्यय अधिक और आय कम होती है तो अंतर की राशि को व्यय का आय पर अधिक क्या कहा जाता है, और यदि आय अधिक और व्यय कम होते हैं तो इसे आय का व्यय पर अधिक क्या कहा जाता है। तो एकदम यहाँ पर देख सकते हैं, एकदम सरल भाषा में दिया गया है जो कि आप लोग याद कर सकते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, चालू संपत्ति है। क्या है? चालू संपत्ति क्या है? एकदम शॉर्ट क्वेश्चन और टाइप क्वेश्चन है, तो आप लोगों को एकदम क्या करना है, ध्यानपूर्वक से याद करते हुए सभी स्टूडेंट को चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है, यानी चालू संपत्ति क्या है। उत्तर जो दिया गया, पूंजी खाते में होने वाले समायोजन के लिए एक अलग रखा जाता है, जैसे चालू खाता करेंट अकाउंट्स कहा जाता है। पूंजी पर ब्याज आहरण दर ब्याज कम होने के हिस्से साझेदार के वेतन को पूंजी में नहीं दिखाया जाता बल्कि उन्हें चालू खाता में दिखाया जाता है, करेंट अकाउंट्स में दिखाया जाता है। आप लोगों को याद करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंकिंग फंड को परिभाषित कीजिए। क्या? सिंकिंग फंड को परिभाषित कीजिए। उत्तर दिया गया, ऋण पत्र संशोधन कोष या सिंकिंग फंड से आशय उस कोष से है जिसका निर्माण ऋण पत्रों के शोधन हेतु लाभों में से एक निश्चित धनराशि का प्रबंधन करके किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, चालू अनुपात तथा त्वरित अनुपात में अंतर करें। यानी चालू अनुपात और त्वरित अनुपात में अंतर करें। तो यहाँ पर दिया गया एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। क्या चालू अनुपात और त्वरित अनुपात में निम्नलिखित अंतर है? चालू अनुपात का क्या दिया गया, चालू अनुपात चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच संबंध प्रकट करता है और चालू संपत्तियों को चालू दायित्वों से भाग देकर इसे ज्ञात किया जाता है। और त्वरित अनुपात का यहाँ पर दिया गया, त्वरित अनुपात जो है, त्वरित अनुपात कभी कभी तरल अनुपात या एसिड टेस्ट रेशियो या न्यू मनी रेशियो भी कहते हैं। यह अनुपात चालू अनुपात के परिपूरक रूप में प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक साझेदारी व्यवसाय की 4 विशेषताओं को बताएं। उत्तर दिया गया, एक साझेदारी व्यवसाय की 4 विशेषताएं इस प्रकार हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साझेदारी फर्म स्थापित करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। साझेदारी अधिनियम में साझेदार की अधिक संख्या वर्णित नहीं है, किंतु कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय में 10 और अन्य व्यवसायों में 20 से अधिक साझेदार नहीं हो सकते। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को ये है, और ये हर साल पूछा जाता है। एक साझेदारी व्यवसाय की 4 विशेषताएं बताएं, देख लेते हैं। नीचे में दिया गया ऑप्शन नंबर 2 है, 2 जो दिया गया, साझेदार के बीच ठहराव। क्या है? साझेदार के बीच में ठहराव। तो साझेदारी की दूसरी विशेषता एक समझौता होना चाहिए। ये समझौता लिखित या मौखिक या आचरण द्वारा हो सकती है। इस ठहराव के अनुसार ये साझेदार की आपसी अधिकार या दायित्व निश्चित होते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर पे जो है, बिजनेस यानी व्यवसाय। साझेदारी की स्थापना के लिए व्यवसाय का होना भी आवश्यक है। व्यवसाय का उद्देश्य लाभार्जन होना चाहिए और ऐसा व्यवसाय कानूनी होना चाहिए। और नेक्स्ट 4 नंबर पर जो दिया गया है, लाभों का बंटवारा। ठहराव या समझौते का उद्देश्य व्यवसाय के लाभों को बंटवारा करना होना चाहिए। साझेदारी के आपसी ठहराव द्वारा किसी एक अथवा एक से अधिक साझेदारों की हानियों में हिस्सा लेने से मुक्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अधिलाभ क्या है? क्या है? सुपर प्रॉफिट। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? अधिलाभ क्या है? आप लोगों को बताए थे, याद होगा ऑफिशियल मॉडल पेपर में आप लोगों को पूछा गया था अधिलाभ क्या है। सुपर प्रॉफिट इज क्या? व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? तो यहाँ पर आंसर दिया गया एकदम सरल तरीके से,
अधिलाभ, समान लाभ से वास्तविक लाभ की राशि को अधिलाभ कहते हैं। अधिलाभ व्यवसाय का वास्तविक औसत लाभ समान लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी अधिलाभ जो है, अधिलाभ समान लाभ से वास्तविक लाभ की राशि को अधिलाभ कहते हैं। क्या है? आप लोगों को याद कर लेना, अधिलाभ समान लाभ से वास्तविक लाभ की राशि को अधिलाभ कहते हैं। अधिलाभ इक्वल टू क्या होता है? व्यवसाय का वास्तविक औसत माइनस समान लाभ। क्या होगा? सुपर प्रॉफिट माइनस यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस जनरल प्रॉफिट, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, लाभ न कमाने वाले संस्थाएं से संबंधित 4 मदों को लिखिए। तो उत्तर दिया गया यहाँ पर और बहुत ही सरल तरीके से दिया गया है। लाभ न कमाने वाले संस्थाएं से संबंधित 4 मद्दे इस प्रकार है, चंदा या अभिधान, दान और वसीयत, और डी जो है 4 नंबर पे मानदेय का है। आप लोगों को याद कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, लाभों के प्रभार एवं लाभों के बंटवारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर दिया गया है, लाभों के प्रकार एवं लाभों के बंटवारे में अंतर इस प्रकार है। लाभों के प्रकार, लाभों के बंटवारे का अर्थ की पूंजी पूरा ब्याज दिया जाएगा, चाहे फर्म को या हो अथवा हानि। लाभों का बंटवारा, लाभों के बंटवारे का अर्थ है सभी प्रभारों एवं विनियोजनों की बाद शेष बची राशि अर्थात वितरण युक्त शुद्ध लाभ को साझेदारों में उनकी लाभ हानि के अनुपात में विभाजन किया जाता है। आप लोगों को याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले साझेदार अधिनियम की किन्हीं 4 व्यवस्थाएं का उल्लेख कीजिए। उत्तर दिया गया, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले 4 व्यवस्था निम्नलिखित है, वेतन एवं कमीशन, लाभ का विभाजन, पूंजी पर ब्याज, और 4 नंबर पर जो दिया गया आहरण पर ब्याज। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मृतक साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट किए जाने वाले मदों को बताइए। तो उत्तर दिया गया है, निम्नलिखित मदों को मृतक साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट किया जाता और ख्याति के लिए मूल्य कमी होने पर घटाए जाने वाली राशि में मृतक का अनुपातिक भाग, और 2 नंबर पर जो है अवतरित होने हानि में मृतक अनुपातिक को भाग, मृतक का आहरण और आहरण पर ब्याज यदि कोई हो, और संपत्ति एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के कारण होने वाले हानि में अनुपातिक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं? एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या साझेदारी फर्म से पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? उत्तर दिया गया है, साझेदारी एक समझौता का परिणाम है जो व्यक्तियों में किसी व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए किया जाता है। ऐसे साझेदारी समझौता या ठहराव में किसी भी परिवर्तन से वर्तमान ठहराव तो समाप्त हो जाता है और एक नया ठहराव शुरू हो जाता है। ठहराव में परिवर्तन से साझेदार के आपसी संबंधी में भी परिवर्तन हो जाती है। ऐसी दशा में यद्यपि साझेदार फर्म चालू तो रही है, परंतु इससे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। दूसरों शब्द में, साझेदारी समझौता समाप्त होने के बावजूद साझेदार फर्म रहता है और साझेदारी समझौते में परिवर्तन करके फिर से पुनर्गठन किया जाता है, उसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, यानी राजरत्न, क्या है? राजरत्न और मृत्युंजय 3:2 के अनुपात में लाभों को विभाजित करते हैं। यानी शशि जो है यानी 1/3 भाग के लिए साझेदारी में शामिल किया जाता है। नई लाभ की गणना यानी लाभ की गणना करें। तो माना कि आप लोगों को बताया, यानी आप लोग ट्यूशन पढ़ते होंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा होगा, यानी माना कि फर्म के संपूर्ण लाभ का भाग 1 है। शशि को दिए गए भार पर यानी 13 भाग है, यानी 1/3 यानी 13 भाग है, तो 1 - 13 है इक्वल टू 23। अब इस भाग को पुराने साझेदार में पुराने अनुपात में निम्नलिखित प्रकार से विभाजित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, राजरत्न का भाग यानी 23 है, कितना है? 23 है का, और का 35 इक्वल टू कितना होता है? 615, यानी 23 × 35 कितना होता है? 615। मृत्युंजय का भाग जो है 23 का 25, यानी 23 × 25 तो कितना होगा? 415 होगा। अंतर राजरत्न, मृत्युंजय और शशि के नए लाभ हानि अनुपात निम्नलिखित प्रकार होंगे। कितना होंगे? यानी 615, 415 और यानी 6, 4 और 5 यानी अनुपात में होंगे। कितना होगा? 6, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, मृतक साझेदार को देय राशि के लिए क्या जर्नल प्रविष्टि की जाएगी? यानी मृतक साझेदार को देय राशि के लिए क्या जर्नल प्रविष्टि की जाएगी?
मृतक साझेदार को देय राशि के लिए जनरल प्रविष्टि इस प्रकार से है, मृतक साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया, यानी ब्याज के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, और टू डिक्रीज यहाँ पर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बिगिंग इंटरेस्ट डिक्रीज पार्टनर्स ओपनिंग कैपिटल टिल हिज डेथ अलॉट। और 2 नंबर पर जो दिया गया है, मृतक साझेदार को ख्याति देना, यानी कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिगिंग डिक्रीज शेयर ऑफ गुडविल डेबिट टू कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज देयर गेमिंग रेशियो। इस प्रकार से किया जाता है जनरल प्रविष्टि। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, फर्म के समापन की दशा में फर्म की संपत्ति किस साझेदार द्वारा लेने पर क्या प्रविष्टि की जाती है। एक साझेदार 4 मुख्य प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, एक साझेदार की 4 प्रमुख विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यानी क्या है, इसमें जो है साझेदार की द्वारा क्या प्रविष्टि की जाती है, तो इसमें जो है 1 दिया गया, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साझेदारी फर्म स्थापित करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। साझेदारी अधिनियम में साझेदारी की अधिक संख्या वर्णित है नहीं, किंतु अधिनियम 1956 के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय में 10 और अन्य व्यवसायों में 20 अधिक साझेदार नहीं होते। और ये क्वेश्चन हो चुका। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ख्याति की 2 विशेषताएं बताएं, ख्याति की 2 विशेषताएं बताएं। आप लोगों को बता चुके हैं, ख्याति जो है एक अदृश्य संपत्ति है या अमूर्त संपत्ति है। ख्याति के लिए मूल्य के निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। या ख्याति जो है एक अमूर्त संपत्ति है, ना हम सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, और ना ही उसे छू सकते हैं। ये आप लोग आंसर देख सकते हैं। ख्याति की 2 विशेषताएं हैं, तो ख्याति की 2 विशेषताएं इस प्रकार है, यह एक अदृश्य संपत्ति है, ख्याति के मूल्य के निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां का नाम बताएं। ख्याति के लिए मूल्यांकन की 3 प्रमुख निम्न है, क्या, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है, अधिलाभ विधि क्या है, क्या है अधिलाभ विधि जो है क्या है, तो क्या होगा, अधिलाभ विधि इस विधि में यह देखा जाता है कि अन्य धर्मों की तुलना में जितने अधिक लाभ हो रहे हैं उन्हीं लाभ को अधिलाभ कहा जाता है, और इन्हीं अधिलाभ के आधार पर ख्याति की गणना की जाती है। अगर आप लोगों को इसका PDF लेना होगा, अभी दे रहे हैं 350 में, यानी ऑल सब्जेक्ट का 350 में कितना में दे रहे हैं, 350 में दे रहे हैं आप लोगों को 5 सब्जेक्ट का 200 क्वेश्चन और 50 सब्जेक्टिव भी दे रहे हैं। 5 सब्जेक्ट का यानी 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी दे रहे हैं। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, अगर आपको अकाउंटेंसी का सिर्फ लेना है तो वो भी ले सकते हैं। 50 आप पेड करके, या नहीं 50 पेड करके, अभी 70 ऐसे देते थे, 70 में देते थे, 50 पेड करके आप लोग यानी 50 सब्जेक्टिव और 200 ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट को एकदम, अगर आपको लेना है तो व्हाट्सएप पे यानी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप लोग ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, औसत लाभ पूंजीगत विधि में ख्याति की गणना करने का सूत्र दे। क्या होगा, औसत लाभ पूंजीकरण विधि, क्या होगा, कैपिटलाइजेशन द सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट गुणन 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक नई साझेदार को प्राप्त 2 मुख्य अधिकार बताइए। नई साझेदार को निम्नलिखित 2 अधिकार प्राप्त हैं, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार, और सेकेंड नंबर पर जो है फर्म के भविष्य के लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार। और नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, किसी साझेदार की प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने की 2 कारण बताएं। यानी उत्तर जो दिया गया, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के निम्न 2 उद्देश्य हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, क्या दिया गया, आपसी मतभेद और विवादों को दूर करने के लिए उद्देश्य से नए साझेदार की प्रवेश के समय संपत्तियां और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। और सेकेंड नंबर पर जो है फर्म के लाभों या हानियों को पुराने साझेदार नए साझेदार प्रवेश करते समय नए रूप से लाभ हानि बांटने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय लाभ प्राप्ति अनुपात क्या आता है। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय यानी बाद शीर्ष साझेदार के द्वारा भविष्य के लाभों को बांटना जाने वाला अनुपात लाभ प्राप्ति अनुपात
कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 है, मृतक साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट किए जाने वाले मदों को बताइए। मृतक साझेदार के पूंजी खाते का नाम शेष, और सेकंड नंबर पर जो है आर्थिक चिट्ठा की संपत्ति पक्ष में प्रदर्शित लाभ हानि खाता, और थर्ड नंबर पर जो है मृतक साझेदार का आहरण और आहरण पर ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 है, ऋण पत्र शोधन की एक मुश्त भुगतान पद्धति क्या है। तो राइट आंसर 23 का जो उत्तर जो दिया गया है, इस विधि के अंतर्गत कंपनी अवधि की संपत्तियों के बाद ऋण पत्रधारियों को कुल राशि एक मुश्त देकर ऋण पत्रों का शोधन कर देती है, या विकल्प के रूप में पूर्व में भी भुगतान कर देती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 है, ऋण पत्र शोधन कोष किसे कहते हैं। यानी कंपनियां ऋण पत्रों के निर्गमन के वर्ष से ही एक निश्चित राशि ऋण पत्रों के भुगतान के लिए एक अलग रिजर्व में रखना शुरू कर देती है। इस रिजर्व को सिंकिंग फंड भी या ऋण पत्रों के शोधन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 25, आर्थिक चिट्ठा क्या है। आर्थिक चिट्ठा क्या है? किसी भी फर्म की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए बनाए जाने वाले चिट्ठा को बैलेंस शीट कहते हैं। और आज के लिए आप लोगों को 25 क्वेश्चन रहने देते हैं, और इसमें जो दिया गया है 50 क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कितना क्वेश्चन दिया गया है, 50 क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग यानी PDF लेकर पेड करके आप कुछ मूल्य जो है पेड करके आप लोग ले सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जमकर सभी स्टूडेंट को कर देना है। अगर आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसी तरह आप लोग बने रहिए ध्यानपूर्वक से, और आप लोगों को 400 प्लस लाकर ही छोड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।